डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करूंगा। इस चैप्टर के प्रारंभ में जैसा कि लिखा है, दिया गया है कि आज विश्व में उपभोक्ता के रूप में हम में से कुछ के सामने वस्तुओं और सेवाओं का विस्तृत विकल्प है। विश्व के शीर्षस्थ विनिर्माताओं द्वारा निर्मित डिजिटल कैमरे, मोबाइल फ़ोन और टेलीविज़न के नवीनतम मॉडल हमारे लिए सुलभ हैं। हमेशा भारत की सड़कों पर गाड़ियों के नए मॉडल देखे जा सकते हैं। वो दिन गुजर गए जब भारत की सड़कों पर केवल एम्बेसडर और फिएट कारें दिखाई देती थीं। आज भारत विश्व की लगभग सभी शीर्षस्थ कंपनियों द्वारा निर्मित कारें खरीद रहे हैं। अनेक दूसरी वस्तुओं के ब्रांडों में भी इसी प्रकार की तीव्र वृद्धि देखी जा सकती है। कमीजों से लेकर के टेलीविज़न और प्रसंस्कृत फलों तक के रस तक हमारे बाजारों में वस्तुओं के बहुव्यापी विकल्प अपेक्षाकृत नवीन परिघटना है। 2 दशक पहले भी आपको भारत के बाजारों में वस्तुओं की ऐसी विविधता नहीं मिलेगी। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। हम इस तीव्र परिवर्तन को कैसे समझ सकते हैं? ऐसे कौन से कारक हैं जो इन परिवर्तनों को ला रहे हैं और ये परिवर्तन लोगों के जीवन किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे। बच्चों, वैश्वीकरण की अवधारणा को समझने के पहले कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अंतर्देशीय उत्पादन, इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन है, इसके संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या योगदान है। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विषय में नहीं जानेंगे। आइए हम ये नोट्स तैयार करिए, हम आपको बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विषय में बताते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं, आइए ये नोट्स तैयार कीजिए। देखिए, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को जानने के पहले आपको समझना ये होगा, जैसा कि अभी स्पष्ट भी किया गया आपके चैप्टर के पहले पैराग्राफ में, कि भारत के बाज़ारों में पहले कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट जो अपने देश में ही बनते थे वही उपलब्ध थे, लेकिन आज भारत के बाज़ारों में अनेक विश्व स्तर की बनी विविध प्रकार की वस्तुएं विकल्प के रूप में विश्व स्तर की हमारे सामने उपस्थित है। ऐसा तब हुआ जब भारत में जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको NEP कहते हैं, नई आर्थिक नीति, ये लागू की गई और इसके 3 विशेष पार्ट थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, नई आर्थिक नीति के। LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जब ये चैप्टर आपका पूरा पढ़ाया जाएगा, जब समाप्त होगा, इस बीच में जो आप अध्ययन करेंगे उस दौरान आपको LPG, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की अवधारणाओं को समझ जाएंगे। तो आइए इसको सबसे पहले हम जानते हैं, बहुराष्ट्रीय वैश्वीकरण संभव कैसे हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? नॉर्मली इनको हम MNC कहते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन भी कहते हैं। MNC शॉर्ट फॉर्म में इसको MNC कहते हैं। इसकी सामान्य सिंपल परिभाषा ये है, इसको जान लीजिए, कि वह कंपनी जो एक से अधिक देशों पर उत्पादन पर स्वामित्व नियंत्रण रखती है। मल्टीनेशनल कंपनी owns and controls production more than one nation। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों पर उत्पादन पर स्वामित्व व नियंत्रण रखती है। अब इनका मूल सिद्धांत क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का? आपने देखा, एक से अधिक देशों में स्वामित्व, ओनरशिप भी होती है और ये प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। ये बातें हम कैसे, इसको धीरे धीरे हम आपको अभी आगे समझाएंगे। मूलतः कम से कम उत्पादन, इनका जो मूलतः सिद्धांत है वो क्या है? कम से कम उत्पादन लागत, मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट।
व्यापक बिक्री, या इसको कह सकते हैं कि विश्व स्तर की बिक्री, दूरस्थ विश्व के दूर से दूर स्थानों तक, दूरस्थ स्थानों तक बिक्री, व्यापक बिक्री, कम से कम लागत, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री, और जिसका परिणाम क्या होगा, अधिकतम लाभ। यही इनका मूल सिद्धांत उद्देश्य है। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी एक से अधिक देशों में कम से कम लागत की व्यवस्था करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन का विस्तार व बिक्री करते हुए अधिकतम लाभ को अर्जित करना। अब आप देखिए अपने पुस्तक में इसका एक उदाहरण दिया हुआ है कि अमेरिका की एक कंपनी है जो अपना ऑफिस सेटअप एंड डिज़ाइनिंग इन यूएसए, एक कंपनी है जो अपनी ऑफिस सेटअप करती है, उसकी डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट पूरा तैयार करती है, डिज़ाइनिंग उस मॉडल की तैयार करती है यूएसए में। मेकिंग ऑफ पार्ट्स, अब उसके जो पुर्जे हैं, पार्ट्स हैं, उनका निर्माण, उन पुर्जों को बनाने का कार्य चाइना में कराती है। और असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स एंड सेल, पूरे पुर्जों को एकत्रित करना, उनको असेंबल करना और पूरे विश्व में उसकी बिक्री करना, ये सारी प्रक्रिया जो है असेंबली की और बिक्री की मैक्सिको और ईस्ट यूरोप में करती है। और उस कंपनी की संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, कंपनी के बारे में कोई समस्या है उसको जानने के लिए, जो कॉल सेंटर्स बनाए गए वो इंडिया में बनाए गए। अब आप देखिए एक मल्टीनेशनल कंपनी कैसे विश्व स्तर तक फैल जाती है। यही एक उदाहरण से देखिए कि अमेरिका में उसकी ऑफिस है, प्रोजेक्ट तैयार किया गया, डिज़ाइनिंग की गई, सारा प्रोजेक्ट और डिज़ाइनिंग जो है अमेरिका में किया जा रहा है, उसके पार्ट्स चाइना में बन रहे हैं, और फिर उनको एकत्र करके असेंबल करके जोड़ा जा रहा है, पार्ट्स को जोड़ करके प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है, और वहीं से बिक्री की जा रही है। कहाँ, किस देश में रख करके, मैक्सिको और ईस्ट यूरोप में। और सेंटर, कॉल सेंटर भारत में बनाए गए। अब क्यों ऐसा हुआ, अब देखिए अमेरिका की वह मूलतः कंपनी है, तो उसने अपनी ऑफिस और डिजाइनिंग वहाँ तैयार किया अपने रिसर्च सेंटर पे। अब चाइना में क्यों पार्ट्स बनाया, चाइना की आबादी बहुत ज़्यादा है और श्रम सस्ते दर पर उपलब्ध है, तो इस कारण से पार्ट के निर्माण के लिए कंपनी ने अपना यूनिट सेटअप किया। कहाँ, चाइना में, क्योंकि वहाँ सस्ता लेबर वहाँ मिल गया उनको, तो सस्ते लेबर से वहाँ बड़े पैमाने पर पार्ट्स बन रहा है। आपने देखा होगा कि चाइना में चीज़ें बनती हैं कितने बड़े पैमाने पर बनती हैं वहाँ, और जनसंख्या पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए सस्ते श्रम है वहाँ। और फिर असेंबलिंग ऑफ पार्ट्स एंड सेल, फिर उस पार्ट्स को ले आ करके उनको जोड़ करके मिला करके निर्माण और बिक्री कहाँ से की जा रही है, मैक्सिको और यूरोप, ईस्ट यूरोप से। क्यों, क्योंकि अधिकांश मैक्सिको और ईस्ट यूरोप से अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पर उस प्रोडक्ट का ज़्यादा खपत है, मांग है, बाजार है, वहाँ पर उसको आसानी से बेचा जा सकता है। इसलिए उन्होंने ये सेटअप जो है, तीसरा सेटअप, पार्ट्स को असेंबल करके और बिक्री करने का बाजार, विपणन, मार्केटिंग, वो पूरा मैक्सिको और यूरोप में रखा जो बाजार के नज़दीक था। और कॉल सेंटर्स इन इंडिया, कॉल सेंटर में 24 घंटे, जो कॉल सेंटर्स टोल फ्री नंबर नहीं होता कि किसी प्रोडक्ट के विषय में बात करने के लिए, जानकारी के लिए आप टोल फ्री नंबर ये दबाएं, तो कॉल सेंटर उस कंपनी का इंडिया में रखा गया। क्यों इंडिया में रखा गया, क्योंकि चाइना के लोग, सस्ता श्रम तो अवेलेबल है, लेकिन चाइना के लोग अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं जानते हैं। भारत के लोगों की अंग्रेजी अच्छी है, यहाँ सस्ते, यहाँ श्रमिक उपलब्ध हैं, खास करके कॉल सेंटर में काम करने लायक स्किल्ड इंग्लिश स्पीकिंग पीपल इंडिया में हैं। तो अंग्रेजी बोलने वाले, कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे लोग, अच्छी श्रम शक्ति भारत में उपलब्ध थी, तो कॉल सेंटर उसका इंडिया में उन्होंने बना लिया। जहाँ जो चीज़ें सस्ता मिली वो वहाँ इस्टेब्लिश किया। इसीलिए जो यहाँ पर हमने आपके सामने बात कही कि कम से कम उत्पादन लागत, व्यापक बिक्री, अधिकतम लाभ, यही उनका उद्देश्य है। तो इस तरह से ये मल्टीनेशनल, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट हो गया, मल्टीनेशन, यूएसए आ गया, चाइना भी है, मैक्सिको और ईस्ट यूरोपियन कंट्री और इंडिया, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी की ये
जो है परिभाषा विशेषता, और ये उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन विभिन्न स्तरों पर विभाजित होते हुए वैश्विक स्तर पर बिक्री, ये मल्टीनेशनल कंपनी की एक प्रमुख विशेषता होती है। अब आइए देखें, आप अक्सर कुछ कंपनियों के नाम सुनते होंगे, उनमें देखिए ये कंपनियां, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल लेवल की ये कंपनियां हैं। तो एग्जांपल ऑफ एमएनसी देखिए, ये है टाटा ग्रुप, आईबीएम, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सिको, सोनी, टीसीएस, इंटेल, गूगल, लार्सन एंड टुब्रो, अमेजन, विप्रो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल। तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण हैं, भारत के अंदर भी स्थापित हैं जो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो एक से अधिक देशों में उत्पादन और स्वामित्व पर नियंत्रण, उत्पादन के स्वामित्व वितरण पर नियंत्रण रखती हैं। अब आइए, अब हम जानें कि एक मल्टीनेशनल कंपनी उत्पादन इकाई स्थापित करने के पहले प्रमुख कारक कौन कौन से देखती है, प्रमुख बिंदुओं को कौन कौन सा ध्यान में रखती है, जिससे वह आसानी से अपनी यूनिट स्थापित कर सके। तो सबसे पहले वह देखती है स्थापित करने के लिए कि मुख्य बाजारों से नज़दीकी, क्लोज टू द मेन मार्केट। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी उन देशों में अपनी उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहती है जो उसके प्रोडक्ट के बाजारों के नज़दीक हो। दूसरा है कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, कि कुशल उसमें काम करने वाले श्रम शक्ति, कुशल जो स्किल्ड हैं, ट्रेंड लोग, और अनट्रेंड दोनों तरह के श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती है। अब कोई कंपनी है उसमें इंजीनियर की भी ज़रूरत पड़ती है और गार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से कुशल और अकुशल श्रमिकों की उपलब्धता कहाँ है, सस्ते और कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध कहाँ है। तो एक दूसरी प्राथमिकता ये देखती है, बात को ध्यान में रखती है अपनी यूनिट स्थापित करने के पहले। तीसरा है अनुकूल सरकारी नीतियाँ, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अब जैसे गवर्नमेंट की किसी देश के गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी इस तरह की है जो उनको फेवर नहीं करती है मल्टीनेशनल कंपनी को, तो वहाँ स्थापित नहीं होनी चाहेगी। इसलिए विभिन्न प्रकार की सरकारें देखिए आजकल क्या करती हैं कि बहुत सारे तरह की रियायतें देती हैं कि हमारे यहाँ आकर के विदेशी कंपनियाँ निवेश करें, जिन्हीं को विदेशी निवेश भी कहते हैं। तो जब ये तीनों उपलब्ध हो जाती हैं, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, अकुशल कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, स्किल्ड एंड स्किल्ड लेबर, और क्लोज टू द मेन मार्केट, तो फिर वो अपने मुद्रा का व्यय करती हैं। किसके लिए? लैंड, भूमि, फिर बिल्डिंग के लिए, मशीन के लिए, अन्य उपकरणों को बनाने के लिए ये सारा पैसा खर्च करती हैं, जिनका नाम दिया गया है विदेशी निवेश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसे सामान्यतया एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में भूमि, भवन, मशीन, अन्य उपकरणों आदि पर जो व्यय करती है अपनी यूनिट को स्थापित करने के लिए, उसे हम विदेशी निवेश कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से करती हैं? एक तो हमने बता दिया कि इन तीन बातों को ध्यान में रख करके अपनी यूनिट स्थापित करती हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य तरीके से भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी देश में अपनी यूनिट स्थापित करती हैं। इसमें कुछ तरीके दिए गए हैं, ये तीन तरीके जो आपके बुक में हैं। पहला है किसी स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उत्पादन, जिसमें आधुनिक नवीनतम तकनीक व मशीनों के क्रय में सहयोग। कभी कभी कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसी दूसरे देश में वहाँ की किसी स्थानीय कंपनी के साथ, चूँकि वहाँ की कुछ चीज़ों को जो स्थानीय कंपनी जानती है और बाहर से ये तकनीक और कुछ मॉनेटरी हेल्प, मशीनों को, नई मॉडल की मशीनें और टेक्नोलॉजी लेकर के पहुंचती हैं और देखती हैं कि बाज़ार के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो अगर हम स्वयं अपनी स्थापना करेंगे यूनिट की तो हमें समझने में टाइम लगेगा, क्यों ना हम किसी यहाँ लोकल कंपनी के साथ संयुक्त रूप से एग्रीमेंट करके
उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में भाग लें। तो इस तरह से मल्टीनेशनल कंपनी एक यह भी तरीका अपनाती है कि संयुक्त उत्पादन किसी स्थानीय कंपनी के साथ समझौता करके उसको आधुनिक तकनीक प्रदान करके मशीनों और आदि के क्रय में मॉनेटरी सहयोग दे करके भी अपना उत्पादन और वितरण बिक्री की प्रक्रिया जारी रखती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में हीरो होंडा, जापान की होंडा कंपनी और हिंदुस्तान की हीरो, ये दोनों मिल करके भारत में विदेशी निवेश किया होंडा ने, और इस तरह से हीरो होंडा मल्टीनेशनल कंपनी के रूप में आज भारत में काम कर रही है। हालांकि बीच में दोनों में फिर अलग हो गई है, होंडा अलग हो गया और हीरो अलग हो गया है। लेकिन एक तरीका यह भी है, जैसे मारुति सुजुकी, आपने देखा मारुति सुजुकी, मारुति हिंदुस्तान की और सुजुकी जापान की मिलकर के संयुक्त रूप से भी उत्पादन करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि किसी स्थानीय कंपनी की खरीद, कोई विदेशी कंपनी आती है और किसी देश की स्थानीय कंपनी को जो छोटे पैमाने की है उसको सीधे खरीद ही लेती है। जैसा कि आपकी पुस्तक में दिया गया है, आप देखिएगा कि अमरीकी कारगिल कंपनी जो है फूड प्रोसेसिंग में, उसने भारत की परख फूड को खरीद लिया और आज उसकी बाजार का विस्तार काफ़ी व्यापक हो गया है। और ये खाद्य तेल के क्षेत्र में, खाद्यान्नों फूड प्रोडक्ट में ये कारगिल जो है उसने भारत की परख को खरीद करके अपना बाजार का विस्तार भारत में किया। तो दूसरा तरीका यह है कि वह सीधे किसी स्थानीय कंपनी को ही पूरा खरीद लेती हैं। तीसरा एक और तरीका है, वो ख़ास करके गारमेंट्स और जूते चप्पल आदि में मिलता है कि कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी देश में वहाँ के छोटे उत्पादकों को उत्पादन ऑर्डर, फिर अपना ब्रांड की लेवलिंग लगाकर विश्व भर में महंगे दामों पर बिक्री। एक तरीका ये भी करती हैं कि जैसे भारत में गारमेंट्स में, जूते चप्पल में ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ अहमदाबाद है, दिल्ली है, गुड़गांव है, नोएडा है और सूरत है, बड़ोदरा है, बम्बई है, वहाँ पर छोटे छोटे गारमेंट्स बनाने वाले, शर्ट बनाने वाले, पैंट बनाने वाले, टी शर्ट बनाने वाले, जीन्स बनाने वाले, महिलाओं के सूट बनाने वाले, स्वेटर बनाने वाले, इस तरह से कई छोटी छोटी यूनिट्स हैं जिनको वो कंपनियां ऑर्डर दे देती हैं, अपना एक गुणवत्ता देती हैं, उत्पादकों की मूल्य, गुणवत्ता, आपूर्ति किन किन कैसे करना है, क्या श्रम की शर्तें होंगी, एक पीस बनाने के पीछे हम आपको कितना पैसा देंगे, ये सब काम करने में इनकी विशेष क्षमता होती है। इसलिए एग्रीमेंट करके वो उनसे प्रोडक्ट तैयार करके ले लेती हैं और फिर उस प्रोडक्ट पे अपना लेवल लगा करके और बड़े दामों पर उसकी बिक्री करती हैं। जैसे जीन्स में आप देखिए कि कई ऐसी कंपनियां हैं, अगर आप ध्यान से देखें, जो मॉल के अंदर, बड़े बड़े मॉल के अंदर महंगी कीमतों पर, ख़ास करके जो गारमेंट्स, जैसे टी शर्ट आपको और जूते चप्पल के ब्रांड, शर्ट के ब्रांड आप जाएंगे देखेंगे तो वो आप लगेगा कि भाई जैसे ये क्या है, ये फला कंपनी का है, ये पीटर इंग्लैंड का है, तो ये जो है वान हुसैन कौन कंपनी है उसका है, तो ये इस कंपनी का है गारमेंट्स। वास्तव में ये सारा यहाँ के जो छोटे छोटे लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बना करके उनको इकट्ठा ऑर्डर मिल जाता है, दे देते हैं, जिससे कंपनियां अपना लेवल लगा के फिर उनको बेचती हैं और एक भारी मुनाफा कमाती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये मल्टीनेशनल कंपनी के विषय में जो आपको बताया कि इनका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व नियंत्रण रखते हुए कम से कम उत्पादन लागत के माध्यम से कैसे ये अधिकतम लाभ प्राप्त करती हैं और फिर किन किन तरीक़ों से अपने यूनिट को स्थापित करके पूरे विश्व स्तर पर उत्पादन और वितरण की प्रक्रिया में भाग लेती हैं। अब इस तरह से एमएनसी के विषय में जो आपको स्पष्ट किया गया, मुझे उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको आगे का टॉपिक हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।